अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क यानी CS610 का लेसन नंबर 23। फाइनल टाइम प्रिपरेशन रिलेटेड है जी इंटरवर्किंग कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इंटरवर्किंग के कॉन्सेप्ट बेस क्या था, उसको क्यों बनाया गया था, आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे जी। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी इंटरवर्किंग की। हम लोगों ने जब शुरू में टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि एक सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकें कि दिस इज़ बेस्ट फॉर ऑल नीड्स। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी उन्हें डाइवर्स नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उन्हें फिजिकल नेटवर्क के मल्टीपल यूज़ करने होंगे, यानी मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क यूज़ करने होंगे। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो काम करे एक बेहतरीन और उसके पास नेटवर्क भी बेहतरीन चल रहा हो, तो उसके लिए उससे चाहिए होगा कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज़ करे। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए ना, यानी कि द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर नेटवर्क, तो यूजली यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क को। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा पास होता है बिटवीन होस्ट एंड डिफरेंट या मुख्तलिफ होस्ट जो डिफरेंट नेटवर्क पर पाए जाते हैं, उन होस्ट तक डेटा पहुंचता है, जिसके नतीजे में वो एक नेटवर्क बनता है। यानी कि मुख्तलिफ नेटवर्कों को जोड़ के जो नेटवर्क बनेगा वो लोकल एरिया नेटवर्क में पाया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू डेटा मूव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए जो कंप्यूटर्स बनाने वाले थे उनके अंदर मोटिवेशन आई। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इंटर नेटवर्किंग स्टार्ट की। आगे हम चलेंगे कि इंटर नेटवर्किंग में होता क्या है। अब जब वो होस्ट इस्तेमाल करते थे ना लोकल एरिया नेटवर्क को, ताकि वो डेटा ट्रांसफ़र कर सके या पास कर सकें एक या दो होस्टों तक, तो वो डिफरेंट नेटवर्क यूज़ किया जाता था। अब इन नेटवर्क जो थे, हम लोगों ने शुरू में देखा था कि ये नेटवर्क जो यूज़ करते हैं इनमें राउटर यूज़ होता है, गेटवे कुछ यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस देखते हुए इंटर नेटवर्किंग स्टार्ट की गई। अब जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना यूनिवर्सल सर्विसेज के बारे में, तो हम कहेंगे कि देखें, ये जो मल्टीपल नेटवर्क था ना, ये चल तो रहा था ठीक ठीक, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? अ कंप्यूटर अटैच टू अ गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर नेटवर्क अटैच टू द सेम नेटवर्क। अब कहा ये गया, जो कंप्यूटर होता है वो जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है वो सिंपल सिंपल या सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, जो कि उस ही नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं। यानी कि एक नेटवर्क के साथ दो कंप्यूटर अटैच है, तो पहला कंप्यूटर दूसरे को ही सेंड करेगा डेटा। अब वो किसी और नेटवर्क की तरफ नहीं जा सकता। एक ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो 1970s के अंदर आई गई। यानी कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू हुआ जिसने मल्टीपल टास्क को एक्वायर करना शुरू किया। ईच नेटवर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म आइलैंड। अब जितने नेटवर्क थे ना इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्होंने एक आइलैंड बनाना शुरू कर दिए। अब उन्हें एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत महसूस हुई जो कि कंप्यूटर पे काम कर सके बेहतरीन। तो उन्हें इस काम के लिए मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करनी पड़ी, कीबोर्ड्स यूज़ किए और कंप्यूटर्स यूज़ किए। आइलैंड मतलब एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जिसमें सारे के सारे आर्किटेक्चर्स लाए गए। अब हम अगर यूनिवर्सल सर्विसेज के बारे में बात करें, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सप्लाई यूनिवर्सल सर्विसेज अलाउ आर्बिट्रेरी pairs of computer to communicate. Universal services is desirable because it is increases individual productivity. हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े। अब यूनिवर्सल सर्विसेज के बारे में बात की गई। कहा यह गया कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सप्लाई करता है यूनिवर्सल सर्विसेज ना, यानी कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम आइलैंड बन गए, हर चीज़ हो गई। अब उन्होंने काम करना शुरू किया। अब उन्होंने एक सर्विसेज आगाज़ की और उन सर्विसेज को कहा गया यूनिवर्सल सर्विसेज। अब इसमें होता क्या था? इसमें आर्बिट्रेरी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये जो डिज़ायरेबल तो थी, अब इसके अंदर इंक्रीज़ हो गया, एक अच्छा काम हुआ कि इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया।
गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात और, मैं जो चीज़ इसमें दिखा रही हूँ या अंडरलाइन कर रही हूँ या जिन्हें डिस्कस कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल टर्म रिलेटेड, यानी कि आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। सो कंसंट्रेट कीजिएगा उस बात पर जिससे मैं डिस्कस करती हूँ, समझें ताकि आपकी हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। Extension technique such as bridging cannot be used with heterogeneous network because of incompatible packets of format. अच्छा, यहाँ दो बातें की गई। यहाँ कहा गया कि देखें एक्सटेंशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर काम करने के लिए। अब हेटेरोजीनियस हमने बात की थी ना, यूनिवर्सल सर्विसेज है वो तो हेटेरोजीनियस होगा। तो अब एक्सटेंशन टेक्निक बेसिकली होती क्या है? ब्रिजेस, यानी कि ब्रिजिंग करना। हम लोगों ने ब्रिजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में पीछे डिस्कस कर लिया। सो जो ब्रिजेस थे ना वो एक्सटेंशन टेक्निक होते हैं, और ये याद रखिएगा ये हेटेरोजेनियस नेटवर्क के अंदर नहीं यूज़ होते। अब क्यों नहीं यूज़ होते? क्योंकि ये इनकम्पेटेबल पैकेट फॉर्मेट होते हैं। इसके बाद ये इंटरवर्किंग की तरफ आते हैं, इंटरनेट वर्किंग। Despite the incompatibilities among network, researchers have devised a scheme that provides universal services among heterogeneous network called interworking. It uses both hardware and software. अगर हम इंटरवर्किंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो सर्विसेज जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाता है और वो हेट्रोजीनियस भी होता है, उस सर्विस या उस नेटवर्क को हम कहेंगे इंटरनेट वर्किंग। तो इंटरनेट वर्किंग ऑल्सो आपको समझ आया होगा कि उसमें 3 खसूसियात होती हैं। पहली वो हेट्रोजीनियस होगा, दूसरा उसमें हार्डवेयर यूज़ होगा और सॉफ्टवेयर भी यूज़ होगा। फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद राउटर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो हम इसे डिस्कस करते हैं जी। A router is a special purpose system dedicated to the task of interconnecting network. अब राउटर क्या है? राउटर एक स्पेशल पर्पस सिस्टम है जो कि डेडिकेट किया गया है इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर या नेटवर्किंग के अंदर, जो कि काम करता है। अब एक राउटर एक ऐसा यूँ समझ लें एक ऐसा हेल्पिंग मटेरियल है या हेल्पिंग हैंड है कि इंटरनेटवर्किंग कनेक्टिंग नेटवर्क जो है वहाँ पर आके वो मुख्तलिफ अपने काम करता है। राउटर को बेसिकली एक जॉब दी गई। अब वो जॉब क्या थी? अ राउटर कैन इंटरकनेक्ट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डिफरेंट मीडिया, फिजिकल एड्रेस स्कीम्स और फ्रेम ऑफ फॉर्मेट। अब उसका काम ये था कि वो इंटरकनेक्ट करता था नेटवर्क को। अब वो नेटवर्क जो यूज़ करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के, अब वो टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट कौन सी हैं? लाइक मीडिया, फिजिकल एड्रेस स्कीम्स और फ्रेम फॉर्मेट। अब राउटर कनेक्टिंग टू फिजिकल नेटवर्क, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, ये एक फिजिकल नेटवर्क है, एक ये दूसरा है। अब ये दरमियान में हमारे पास है जी, ये राउटर है। अब ये कनेक्ट कर रहा है इससे और इससे, तो यूँ कनेक्शन हुआ, फिर डेटा ट्रांसमिट होता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर, हमारे पास अगली हेडिंग आती है जी, इंटरनेट आर्किटेक्चर। अब यहाँ ये कहा गया कि देखें, ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूजेस अ सिंगल राउटर टू कनेक्ट इट्स एंटायर नेटवर्क फॉर 2 रीज़न। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो आइलैंड हम शुरू में देख रहे हैं कि बनी, फिर उस आइलैंड ने काम करना शुरू किया। अब वो जब काम कर रही थी तो वो क्या करती थी? वो एक ही राउटर को यूज़ करती थी अपने पूरे पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। अब क्यों करती थी? अब 2 रीजंस हमें पता चली। बिकॉज द राउटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट। अब जो राउटर का काम है वो हर हालत में फॉरवर्ड करेगा हर पैकेट को। द प्रोसेसर इन अ गिवन राउटर इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द ट्रैफिक। अब जो प्रोसेसर होता है ना गिवन राउटर के अंदर, तो वो इनसफिशिएंट होता है, तो वो हैंडल नहीं कर सकता ट्रैफिक को। रिडंडेंसी इम्प्रूव इंटरनेट रिलायबिलिटी, आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकती है इंटरनेट रिलायबिलिटी को? तो रिडंडेंसी होती है जी। अब हम कहते हैं कि जो इंटरनेट है वो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नेटवर्क। हमने पीछे पढ़ा कि इंटरनेट इज़ बेसिकली सेट ऑफ नेटवर्क्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। अब वो जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो किसके साथ इंटरकनेक्ट करेंगे? वो बाय राउटर करेंगे। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं था। आगे हम चलते हैं जी, अचीविंग यूनिवर्सल सर्विसेज। द गोल ऑफ नेटवर्किंग इज यूनिवर्सल सर्विसेज अक्रॉस हेट्रोजीनियस। हम लोग ने शुरू में देख लिया था कि वो हेट्रोजीनियस ही होता है, यानी कि यूनिवर्सल सर्विसेज की जब भी हम बात करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस होगी। हेट्रोजीनियस के बाद हम लोगों ने सारा प्रोसेस हमने इसका देखा।
یہ آگے اس کی ڈائیگرام بنائے گی. اب آگے آپ کو ایک اور کافی امپورٹنٹ جس میں سے آپ کے MCQs. یہ جو ٹاپک ہے لیئرنگ اینڈ TCP IP پروٹوکولز، یہ آپ کا کافی امپورٹنٹ ہے. اس میں شارٹ بھی بنتے ہیں، لانگ بھی بنیں گے اور آپ کے MCQs بھی آتے ہیں. TCP IP protocol are organized into 5 conceptual layers. ہم لوگوں نے ISO ماڈل دیکھا تھا، ISO layers دیکھی تھی، وہ 7 تھی. پر جب ہم بات کرتے ہیں TCP IP پروٹوکولز کی تو ہم کہیں گے یہ 5 لیئرز ہیں. یہ بیسیکلی ISO ماڈل کی طرح ہی ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے، پہلی لیئر جو ہوتی ہے وہ فزیکل ہوتی ہے. ہم ذرا ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاتی چاہوں گی کہ ان کا کام کیا ہے. لیئر 1 جو ہوتی ہے وہ فزیکل ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتی ہے کہ کراسپونڈ کرتی ہے بیسک نیٹ ورک ہارڈ ویئر لیئر کو، جو کہ OSI میں بھی ایسی کرتی تھی. سیکنڈ لیئر جو ہوتی ہے وہ نیٹ ورک انٹرفیس کی ہوتی ہے. اب یہ کیا کرے گی، یہ اسپیسیفائی کرے گی کہ کس طرح آرگنائز کر کے ڈیٹا کو ایک فریم کے اندر کسی بھی ڈیٹا کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، یہ اسے اسپیسیفائی کرتی ہے. لیئر 3 جو ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ ہوتی ہے. اب انٹرنیٹ کے اندر ہم کیا کریں گے، یہ کیا کرے گی، یہ بتائے گی کہ فارمیٹ آف پیکٹ کتنے سینڈ ہو چکے ہیں، کتنے نیٹ ورک کے اکراس کے موو کر رہے ہیں اور کتنے فارورڈ ہو چکے ہیں پیکٹس. یعنی کہ انٹرنیٹ جو ہوگا وہ پیکٹس کی آپ کو بتائے گا انفارمیشن. فزیکل میں ہم بیسک نیٹ ورک کی بات کریں گے جو کہ ہارڈ ویئر لیئر پہ موجود ہوگا. نیٹ ورک انٹرفیس کے اندر ہم جائیں گے کہ ہم فریمز کی بات کریں گے، یعنی کہ فریمز کو کیسے موو کیا جائے گا. انٹرنیٹ پہ ہم پیکٹس کی بات کریں گے. اب لیئر 4 جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے. اب ٹرانسپورٹ سے ظاہر ہو گیا کہ یہ چیک کرے گا، اوپر ہم نے پیکٹ چیک کر لیے. شروعات میں ہم نے دیکھا کہ کس ہارڈ ویئر بیسک اس کے نیٹ ورک ہارڈ ویئر کیا ہے، پھر ہم نے اس فارمیٹ فریم کو آرگنائز کر دیا. تھرڈ پہ ہم انٹرنیٹ پر آئے تو ہم نے فارمیٹ جو پیکٹ سینڈ کرنے تھے انہیں سینڈ کرنا شروع کیا اکراس انٹرنیٹ، اور جو فارورڈ کرنے تھے انہیں فارورڈ کرنا شروع کر دیا. سینڈ اور فارورڈ بیسیکلی ایک ہی سینڈ کیا ہوگا کہ وہ بھیج دیا، اور فارورڈ ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے، یعنی کہ جانے کے لیے تیار ہے. یہاں یہ حصہ جو سینڈ ہو چکا اور یہ جو حصہ ہے یہ فارورڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم جب چوتھے پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر جب یہ سینڈ ہو رہا ہے اور فارورڈ ہو رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ریلائبل ہے، یعنی کہ ٹرانسفر کتنا بہترین ہو رہا ہے، کتنے لاس آف پیکٹس ہو رہے ہیں، اور وہ انشور کرے گا کہ اوکے لاس آف پیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ہم کہیں گے کہ اسپیسیفائی ہاؤ ٹو انشور ریلائبل ٹرانسفر. 5 پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ اپلیکیشن لیئر ہے. تو OSI ماڈل ہم نے جب دیکھا تھا وہاں پہ 6 اور 7 جو کام کرتا تھا وہ اپلیکیشن لیئر نمبر 5 پہ وہی کام کرتا ہے، یعنی کہ یوز آف انٹرنیٹ کرتا ہے، اپلیکیشن یوزز آن این انٹرنیٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں ہوسٹ کمپیوٹر راؤٹر اور پروٹوکول لیئرز کے بارے میں بات کریں گے. اب TCP/IP define the term host computer to refer to any computer system that connect to internet and runs application. TCP/IP پروٹوکول جو ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سا ہوسٹ کمپیوٹر جو ہے وہ کس کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور اپنی اپلیکیشن کو رن کرے گا. اب یہ جو TCP/IP پروٹوکول ہوتے ہیں نا، یہ پاسبل کرتے ہیں کسی بھی پیئر آف ہوسٹ کو تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے ڈسپائٹ ہارڈ ویئر ڈفرینسز. یعنی کہ دو کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کا چیک کیے بغیر کہ ان کا ہارڈ ویئر کیا ہے، وہ جو چیز کنیکٹ کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں TCP/IP پروٹوکول. اب جو ہوسٹ اور راؤٹرز ہوتے ہیں ان دونوں کو ضرورت ہوتی ہے TCP/IP پروٹوکول سافٹ ویئر کی. بٹ یہاں یاد رکھیے گا، ہم لوگ اوپر دیکھ رہے تھے راؤٹر کے بارے میں، تو جو TCP/IP پروٹوکولز کے اندر ہم بات کرتے ہیں نا ہوسٹ اور راؤٹرز، ہم نے ہوسٹ کی بات کی پھر ہم نے راؤٹرز کی بات کی. یہ دونوں کو تو ضرورت ہوتا ہے TCP/IP پروٹوکول، بٹ یہاں ہم اسپیسیفائی کریں گے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں انہیں 5 پروٹوکولز آف فار اپلیکیشن لیئر نہیں یوز ہوتی. ہوسٹ کے اندر 5 پروٹوکولز لیئرز یوز ہوتی ہیں، اپلیکیشن پروٹوکولز لیئرز یوز ہوتی ہیں، بٹ راؤٹر میں نہیں ہوتی. یہ تھا جی آپ کا لیسن نمبر 23. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.